जून महीने में टीकाकरण के लिए उपलब्ध होंगी करीब 12 करोड़ वैक्सीन की खुराक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जून में वैक्सीन उपलब्धता की अग्रिम जानकारी सभी राज्यों को दी गई। देश भर में लगाई गई 21 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन की खुराक, जिनमें 18 से 44 आयु वर्ग से करीब 1 करोड़ 82 लाख लाभार्थी शामिल। देश भर में कोरोना संक्रमण में गिरावट लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में करीब 1,65,000 कोरोना के नए मामले आए सामने, जो पिछले 40 दिनों में सबसे कम है आंकड़ा। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने चैंपियंस लीग में मैनचेस्टर सिटी को हराने में पाई सफलता। कल देर रात खेले गए एक रोमांचक मुकाबले को 1-0 से जीतकर दूसरी बार इस खिताब को टीम ने किया अपने नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आर्येंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल के दौरान देशवासियों की संकल्प शक्ति और स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के सेवा भाव को और उनके समर्पण को सलाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना काल में देशवासियों की संकल्प शक्ति और स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के सेवा भाव और समर्पण को सलाम किया और कहा कि इसके बल पर हम इस सदी के सबसे भयावह संकट पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। चुनौती कितनी ही बड़ी हो, भारत का विजय का संकल्प भी हमेशा उतना ही बड़ा रहा है। देश की सामूहिक शक्ति और हमारे सेवा भाव ने देश को हर तूफान से बाहर निकाला है। हाल के दिनों में हमने देखा है कि कैसे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस और फ्रंटलाइन वॉरियर्स, उन्होंने खुद की चिंता छोड़कर दिन रात काम किया और आज भी कर रहे हैं। मन की बात प्रसारण के दौरान प्रधानमंत्री ने कोरोना संकट में राहत पहुंचाने में जी जान से जुटे कर्मियों से बातचीत की और उनकी सेवा और समर्पण के जज्बे की चर्चा की। उन्होंने क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर चालक से बात की। वहीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की महिला चालक से भी उनके अनुभव पूछे और दुनिया भर से ऑक्सीजन भारत लाने के अभियान में लगे वायुसेना पायलट और दिन रात टेस्टिंग के कार्य में जुटे लैब टेक्नीशियन से भी बातचीत की। इस तरह की आपदा तो दुनिया पर 100 साल बाद आई है, एक शताब्दी के बाद इतना बड़ा संकट। इसलिए इस तरह के काम का किसी के पास कोई भी अनुभव नहीं था। इसके पीछे देश सेवा का जज्बा है और एक संकल्प शक्ति है। इसी से देश ने वो काम किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामान्य दिनों में हमारे यहाँ एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। अब ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़कर करीब करीब 9,500 मीट्रिक टन प्रतिदिन उत्पादन हो रहा है। इस ऑक्सीजन को हमारे वॉरियर्स देश के दूर सुदूर कोने तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। 2,500 से ज्यादा लैब्स में टेस्टिंग हो रही है, जबकि एक साल पहले मात्र एक ही लैब थी कोरोना के परीक्षण के लिए। उन्होंने कहा, देश ने एक लंबा रास्ता तय किया है। कोरोना की शुरुआत में देश में केवल एक ही टेस्टिंग लैब थी, लेकिन आज 2,500 से ज्यादा लैब्स काम कर रही हैं। शुरू में कुछ 100 टेस्ट एक दिन में हो पाते थे, अब 20 लाख से ज्यादा टेस्ट एक दिन में होने लगे हैं। अब तक देश में 33 करोड़ से ज्यादा सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति और सेवा भाव पर विश्वास जताया और कहा, इसके बल पर हम निश्चित ही इस संकट से उबर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कोरोना संकट के बावजूद अनाज के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि होने पर किसानों की मेहनत की जमकर सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत के कृषि उत्पाद आज दुनिया भर में ऊंची कीमत पर बिक रहे हैं और वैश्विक ब्रांड बनते जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की मेहनत की सराहना करते हुए कहा है कि भीषण कोरोना संकट के बावजूद देश के कृषि उत्पादन पर असर नहीं पड़ा, बल्कि अनाज उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है। यही नहीं, किसानों को उनकी फसल की भी सबसे अच्छी कीमत भी इसी दौरान मिली है, जबकि कई फसलों में तो एमएसपी से भी ज्यादा भुगतान किया गया है। हमारे देश पर इतना बड़ा संकट आया, इसका असर देश की हर एक व्यवस्था पर पड़ा। कृषि व्यवस्था ने खुद को इस हमले से काफी हद तक सुरक्षित रखा। सुरक्षित ही नहीं रखा, बल्कि प्रगति भी की, आगे भी बढ़ी। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट में सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति का ख्याल रखा है। 80 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क अनाज दिया गया है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के किसानों की व्यावसायिक क्षमता को केंद्र सरकार की नीतियों का सहारा मिला है और भारत के कृषि उत्पाद आज दुनिया भर में ऊंची कीमत पर बिक रहे हैं और वैश्विक ब्रांड बनते जा रहे हैं। आज हमारे देश के किसान कई क्षेत्रों में नई व्यवस्थाओं का लाभ उठाकर कमाल कर रहे हैं। जैसे कि अगरतला के किसानों को ही लीजिए। ये किसान बहुत अच्छे कटहल की पैदावार करते हैं। इनकी मांग देश विदेश में हो सकती है, इसलिए इस बार अगरतला के किसानों के कटहल रेल के जरिए गुवाहाटी तक लाए गए। गुवाहाटी से अब ये कटहल लंदन भेजे जा रहे हैं। ऐसे ही आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है। प्रधानमंत्री ने खास तौर पर किसान रेल का उल्लेख किया, जिसके सहारे 2 लाख टन कृषि उत्पाद देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाया गया। किसानों के लिए सारे देश में बाजार उपलब्ध हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की 77वीं कड़ी में एनडीए सरकार के 7 साल पूरा होने पर कहा है कि इन 7 सालों में जो भी उपलब्धियां हासिल की गई हैं वो देश की उपलब्धियां हैं। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। किसान रेल अब तक करीब करीब 2 लाख टन उपज का परिवहन कर चुकी है। अब किसान बहुत कम कीमत पर फल, सब्जियां, अनाज देश के दूसरे सुदूर हिस्सों में भेज पा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज 30 मई को हम मन की बात कर रहे हैं और संयोग से ये सरकार के 7 साल पूरे होने का भी समय है। इन वर्षों में देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चला है। देश की सेवा में हर क्षण समर्पित भाव से हम सभी ने काम किया है। मुझे कई साथियों ने पत्र भेजे हैं और कहा है कि मन की बात में 7 साल की हमारी, आपकी इस साझी यात्रा पर भी चर्चा करूं। साथियों, इन 7 वर्षों में जो कुछ भी उपलब्धि रही है वो देश की रही है, देशवासियों की रही है। कितने ही राष्ट्रीय गौरव के क्षण हमने इन वर्षों में साथ मिलकर अनुभव किए हैं। जब हम ये देखते हैं कि अब भारत दूसरे देशों की सोच और उनके दबाव में नहीं, अपने संकल्प से चलता है, तो हम सबको गर्व होता है। जब हम देखते हैं कि अब भारत अपने खिलाफ साजिश करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देता है, तो हमारा आत्मविश्वास और बढ़ता है। जब भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समझौता नहीं करता, जब हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ती है, तो हमें लगता है
कि हाँ, हम सही रास्ते पर हैं। और मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने के मौके पर भाजपा के अध्यक्ष दिल्ली में अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। इस संक्रमण से लड़ाई लड़ी है। ये अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसने सेवा का काम राजनीति से अलग हट करके इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय के लिए किया है। तो वो भारतीय जनता पार्टी दुनिया में इकलौती पार्टी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, आज आपको लगता होगा कि हम विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं, इस बात को आप जान लीजिए। दुनिया इस बात को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राजनीति से अलग हट करके भी इसका एक सेवा का कार्य का दर्शन है और सेवा कार्य में जुटी हुई है। एक एक मेंबर पार्लियामेंट ने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए, आइसोलेशन बेड्स बनाए। एक एक विधायक ने मिल करके जिस तरीके से राशन किट बांटा, जिस तरीके से भोजन बांटा, हमारे वार्ड मेंबर्स ने घर से निकल करके सारे कामों में अपना आपको योगदान किया है। ये कभी भी अनरजिस्टर्ड नहीं जाएगा, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं चाहूंगा कि आपका हौसला बुलंद रहे। सेवा ही संगठन के नाम पर मुझे भी आप सबके दर्शन करने का मौका मिला है और आप सब लोगों ने जिस तत्परता के साथ अपने आप को इस काम से जोड़ा है, इससे मन को बहुत खुशी होती है। और आज जहां करोड़ों कार्यकर्ता 1 लाख गांव और बस्ती में जुड़ेंगे, वहां मुझे भी वर्चुअली से अपने सफेदा बस्ती के साथ कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने का मौका मिला, उनके दर्शन करने का मौका मिला। मैं देख रहा हूं आदेश गुप्ता जी के पीछे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, हमारे अन्य साथी बैठे हुए हैं। सभी को मेरा नमस्कार और सबको मैं प्रेरणा देता हूं कि आप पूरी ताकत से लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 30,35,749 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल टीकाकरण का आंकड़ा 21,20,66,614 पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण अभियान के दौरान जून महीने में 12 करोड़ वैक्सीन की डोज उपलब्ध होंगी। वहीं मई 2021 में टीकाकरण कार्यक्रम के लिए 7,94,05,200 खुराक उपलब्ध थीं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना से 1,65,000 नए मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,76,309 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ भी हो चुके हैं। इसी के साथ रिकवरी रेट बढ़कर 91.25% हो चुका है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 21,14,508 है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 3,406 लोगों की मृत्यु भी हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,25,972 हो गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार भारत में कल कोरोना के लिए 20,63,839 सैंपल टेस्ट किए गए। वहीं कल तक कुल 34,31,83,748 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। देश को कोरोना महामारी से बचाने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इसी दिशा में एक अहम प्रयास है टीकाकरण, जो वायरस संक्रमण से बचने में कवच का काम कर रहा है। 16 जनवरी से सरकार लगातार इसी मुहिम में जुटी है कि जल्द से जल्द देश की पूरी आबादी को टीके से सुरक्षित किया जा सके। इसके लिए सरकार ने कोविन ऐप के माध्यम से जनता को एक मंच प्रदान किया है, जिस पर टीकाकरण से जुड़ी सभी जानकारियां उपलब्ध हैं। सरकार लगातार अपने टीकाकरण अभियान को लेकर समय समय पर अहम जानकारियां आवाम के साथ साझा करती रही है। खासकर टीकाकरण अभियान से जुड़ी भ्रांतियों को लेकर भी सरकार ने उनको दूर किया है और सही जानकारी जनता के साथ साझा की है।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन संस्थानों के खिलाफ कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई करने को कहा है जो तय दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए होटल्स के साथ साझेदारी में कोविड टीकाकरण का पैकेज दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अपर सचिव मनोहर अगनानी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ निजी अस्पताल कुछ होटल्स के साथ मिलकर कोविड टीकाकरण के लिए पैकेज दे रहे हैं जो राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जारी दिशा निर्देश के खिलाफ है। पत्र में अपर सचिव ने लिखा है कि सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र और निजी कोविड टीकाकरण केंद्र, कार्यस्थल, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए घर के पास कोविड टीकाकरण केंद्र के अलावा राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत और किसी स्थान पर टीकाकरण नहीं किया जा सकता है। इसलिए होटल्स में टीकाकरण दिशा निर्देशों के खिलाफ है और इसे तत्काल रोका जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखा राज्यों को पत्र वैक्सीन को लेकर निजी अस्पतालों को जो शिकायतें मिली हैं उसके बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वैक्सीनेशन जारी रहे, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह वैक्सीनेशन के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसके खिलाफ है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एक प्रकार की जो काम कर रहे हैं उसको मिलकर रोकने की बात की गई है और वैक्सीनेशन का जो पैकेज दे रहे हैं उसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपत्ति जताई और कहा कि यह स्पष्ट रूप से गाइडलाइंस का उल्लंघन है। उधर दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून की सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, जिसमें 2 तरह की छूट दी गई है। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में चारदीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाज़त होगी। वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी, लेकिन इन सभी गतिविधियों के दौरान कोरोना से जुड़ी सभी नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा, जिसमें फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। वहीं वर्कर्स को ई पास के जरिए मूवमेंट की इजाज़त होगी। हरियाणा में लॉकडाउन को 7 जून तक बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान करते हुए कहा कि दुकानें खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। अब दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगी। हालांकि दुकानदारों के लिए ऑड इवन का फार्मूला भी लागू किया गया है, जिसका पालन करना जरूरी होगा। इसके साथ राज्य के शिक्षण संस्थान 15 जून तक बंद रहेंगे। चुनाव आयोग सुधारों की प्रक्रिया पर लगातार काम करता रहा है, लेकिन हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इन्हें देखते हुए चुनाव आयोग व्यापक सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डीडी न्यूज से खास बातचीत करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया है कि इन सुधारों में चुनाव की प्रक्रिया और चुनावी खर्च आदि के विनियमन को लेकर कई पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। 5 राज्यों के चुनावों से क्या ऐसे कोई बड़े सबक या बड़े लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपके लिए रहे जो आपके लिए उन सुधारों के रास्ते पुख्ता कर रहे हैं जिनकी शुरुआत अब आपने की है? हमने ऑलरेडी एक रिफॉर्म कमेटी भी बनाई हुई है कि इसमें हमें क्या और चीज़ें करनी चाहिए। एक तो यह है कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको ये आवश्यक है कि वो 3 बार अपना प्रिंट मीडिया में छपवाएँ, 3 बार अपना डिजिटल मीडिया में अपने बारे में बताएं और रैलीज किस तरह से करवाई जाएं। एक वो भी हमारे लिए एक बड़ा चुनाव है, बड़ा एक चैलेंज है। उसके लिए हमें सभी पॉलिटिकल पार्टियों से भी मशवरा करना पड़ेगा कि इसको डिजिटल कैसे हम थोड़ा सा और बढ़ाएं जिससे कि भीड़ कम उसमें रैलीज में हो। वहीं ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों द्वारा सवाल उठाए जाने के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि चुनावों में ईवीएम के प्रयोग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है, जिसमें सभी दल शामिल होते हैं। साथ ही सुशील चंद्रा ने बताया है कि हाल में संपन्न हुए 5 राज्यों के चुनाव में जब वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया गया तो सभी 100% सही पाई गई। हमने देखा है कि जब से ईवीएम का प्रयोग शुरू हुआ तब से राजनीतिक दल इसको लेकर राजनीति तो कर ही रहे हैं, साथ में वीवीपैट को लेकर भी सवाल उठाए गए। 2004 से लगातार हम ईवीएम को यूज़ कर रहे हैं और अब तक करीब 340 करोड़ मतदाता इस मशीन का प्रयोग कर चुके हैं, क्योंकि 4 लोकसभा के इलेक्शंस इसके द्वारा हो चुके हैं और करीब 132 विधानसभा के इलेक्शंस इस मशीनों के द्वारा हो चुके हैं। ये मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमें कि कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं है और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए इसको किसी तरह से भी हैक होने का प्रश्न नहीं होता। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हम लोगों के इतने मजबूत हैं कि इसका 3 बार चेकिंग होती है, 3 बार इसकी पॉलिटिकल पार्टीज एजेंट के सामने मॉक पोल किया जाता है, जिसमें कि कोई सबके सामने होता है, ये कोई पीछे नहीं होता। और जब तक वो सब इसको सही होके नहीं कर देते हैं, मशीन का उपयोग किसी इलेक्शन में नहीं किया जाता। उसके बाद जब इसको स्टोर किया जाता है तब भी पूरा एक प्रोटोकॉल है
और उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जाता है कि आप यहाँ रहिए और पूरी 24 घंटे आर्म्ड कांस्टेबल्स के द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। उसमें वीडियो कैमरे लगे होते हैं अंदर से बाहर पूरा देखने के लिए कि कहीं से कहीं तक कोई टेम्परेबिलिटी ना हो और कहीं कोई इसमें किसी तरह का भी आक्षेप लगने की उम्मीद ही ना हो। इस पूरे इलेक्शंस में करीब 2.7 लाख EVM मशीन्स यूज़ हुई और उसमें से करीब 4,300 मशीन जो 5 पर असेंबली के हिसाब से कराई जाती हैं उनका चेक किया गया और किसी भी वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट में एक भी मशीन में गलती नहीं पाई गई, जो इसकी विश्वसनीयता को दिखाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट मैच। मुख्य चुनाव आयुक्त का पूरा साक्षात्कार आज शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साल 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए मेजर विभूति शंकर डोंडियाल की पत्नी निकिता डोंडियाल ने हिम्मत की ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अपनी पति की शहादत के बाद निकिता डोंडियाल ने लोगों से सहानुभूति जताने की बजाय कड़ी मेहनत और लगन के साथ एकता और मजबूती के साथ खड़ा होकर मन बना लिया था कि वो सेना को ही ज्वाइन करेंगे। उनका ये फैसला अब फलीभूत हो गया है जब निकिता शनिवार को लेफ्टिनेंट निकिता कौल डोंडियाल के तौर पर भारतीय सेना में शामिल हुई। निकिता कौल ने चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से प्रशिक्षण लेने के बाद लेफ्टिनेंट बनकर मेजर विभूति शंकर डोंडियाल को श्रद्धांजलि दी। लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने सितारों को निकिता कौल के कंधों पर सुसज्जित किया। बता दें कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद होने वाले जवानों में मेजर विभूति डोंडियाल भी शामिल थे। मेजर डोंडियाल देश के लिए अपना फर्ज निभाते हुए अपनी पत्नी को सिर्फ शादी के 9 महीने के बाद छोड़कर चले गए थे। I imagined that and I felt that the same journey that he has traversed through and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always and always going to be part of my life and even today he's somewhere around looking at me and I can feel that he's just holding me and saying you take. वहीं शनिवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तरफ से 140वें कोर्स की पासिंग आउट परेड में वह गौरवपूर्ण क्षण भी सपने देखा जब 300 के करीब कैडेट्स भारतीय नौसेना में शामिल हो गए। ये प्रतिष्ठित परेड कैडेट्स और ऑफिसर्स के लिए एक भावुक क्षण रहा जो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए एक यादगार और कभी नहीं भूलने वाले पल के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। रेलवे ने देश भर के 15 राज्यों को 20,770 मीट्रिक टन से ज्यादा तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलवे विभिन्न राज्यों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाकर राहत पहुंचाने की अपनी यात्रा जारी रखे हुए है और अब तक 305 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने 35 दिन पहले 24 अप्रैल को महाराष्ट्र में ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस द्वारा ऑक्सीजन राहत उत्तराखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, पंजाब, केरल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम जैसे 15 राज्यों तक पहुंचाई गई। रेलवे पश्चिम में हापा, बड़ौदा, मुंद्रा और पूर्व में राउरकेला, दुर्गापुर, टाटानगर, अंगुल जैसी जगहों से ऑक्सीजन लेकर विभिन्न राज्यों में पहुंचा रहा है। असम को कल 4 टैंकरों में 80 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के साथ अपनी तीसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस प्राप्त हुई है। इंडोनेशिया ने देश की जल सीमा में अवैध रूप से तेल का अंतरण करने के लिए जब्त किए गए ईरान के टैंकर MT हॉर्स और पनामा के टैंकर MT फ्रिया को 4 महीने बाद छोड़ दिया है। इंडोनेशिया समुद्री सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा है कि दोनों जहाज़ों को नियमों का पालन नहीं करने के लिए सजा दिए जाने के बाद रिहा कर दिया गया है। ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय के शाना संवाद समिति ने बताया है कि MT हॉर्स ने फिर से अपना मिशन शुरू कर दिया है और उसे पूरा करने के बाद वह लौटेगा। शनिवार को मैक्सिको सिटी में सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए एक मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों के अनुसार मैक्सिको में महिलाओं पर हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसमें उत्पीड़न, शोषण के मामले शामिल हैं। इन अधिकांश मामलों की रिपोर्ट ही नहीं हुई है। अधिकारियों के अनुसार मैक्सिको में हर दिन कम से कम 10 महिलाओं की हत्या होती है।
और खबर खेल के मैदान से जुड़ी हुई। इंग्लिश क्लब चेल्सी ने चैंपियंस लीग का खिताब जीत लिया है। शनिवार की देर रात खेले गए खिताबी मुकाबले में चेल्सी ने मैनचेस्टर सिटी को हराने में सफलता हासिल की है। चेल्सी ने इस रोमांचक मुकाबले को 1-0 से जीतकर दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया है। इससे पहले वो 2012 में चैंपियंस लीग का खिताब जीत चुका है। यूरोप की सबसे बड़ी क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता चैंपियंस लीग का खिताब इंग्लिश क्लब चेल्सी ने जीत लिया है। ऑल इंग्लिश खिताबी मुकाबले में चेल्सी ने पूरे साल फुटबॉल के मैदान पर अपना वर्चस्व बनाए रखने वाली मैनचेस्टर सिटी को हराने में सफलता पाई। चेल्सी ने इस मुकाबले को 1-0 से अपने नाम करके खुद को चैंपियंस ऑफ यूरोप साबित कर दिया। मैच की शुरुआत से दोनों क्लब की तरफ से धीमा खेल देखने को मिला। हालांकि 42वें मिनट में चेल्सी के काई हावर्ट्स ने माउंट के पास पर शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 से आगे कर दिया। जर्मन खिलाड़ी हावर्ट्स का चैंपियंस लीग में ये पहला गोल है। पहली बार खिताब जीतने की कोशिश में लगी मैन सिटी पूरे मुकाबले के दौरान वो खेल नहीं दिखा सकी जिसकी बदौलत उन्होंने इस साल प्रीमियर लीग का खिताब जीतने में सफलता पाई थी। मैच के अंतिम पलों में सिटी के मिडफील्डर माहरेज ने गोल करने का एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। जनवरी में फ्रैंक लैम्पार्ड के स्थान पर चेल्सी का मैनेजर बने थॉमस ट्यूशेल के आने के बाद चेल्सी ने कमाल का प्रदर्शन किया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चौथे स्थान पर रहते हुए अगले चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई। इसके बाद उन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। चेल्सी ने दूसरी बार चैंपियंस लीग का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले उन्होंने 2012 में चैंपियंस लीग का खिताब जीता था। इस खिताबी जीत के बाद चेल्सी, लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बाद तीसरी इंग्लिश टीम बन गई है जिसने 2 या इससे ज्यादा बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। इसी के साथ थॉमस ट्यूशेल पिछले 3 सत्र में तीसरे जर्मन मैनेजर बन गए हैं जिनकी कोचिंग में क्लब ने चैंपियंस लीग का खिताब जीतने में कामयाबी पाई। थॉमस से पहले पिछले साल हैंस फ्लिक ने बायर्न म्यूनिख को खिताब दिलाया था, जबकि 2019 में यर्गन क्लोप की कोचिंग में इंग्लिश क्लब लिवरपूल ने खिताब जीता था। दूसरी तरफ इस हार के बाद मैन सिटी का पहले चैंपियंस लीग खिताब का इंतजार और बढ़ गया है। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। और खेल की इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन टीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती हिंदियान। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। कोरोना से बचाव के उपाय। आपस में कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। 60% अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का प्रयोग करें। मास्क से चेहरे को ढक कर रखें। छींकते या खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें।
प्रयोग किए गए टिश्यू को तुरंत कूड़ेदान में डालें। सामाजिक आयोजनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। और मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर भाजपा के अध्यक्ष दिल्ली में एक कार्यक्रम सेवा ही संगठन में शामिल हैं। आइए आपको सीधे ले चलते हैं उस कार्यक्रम में। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने हमें सब कार्यकर्ताओं को कहा कि अभी सेवा करने का समय आया है और सभी पार्टी के कार्यकर्ता अगर किसी को खाना चाहिए तो खाना दीजिए, अगर किसी को राशन चाहिए तो राशन दीजिए, ऑक्सीजन का इंतजाम कीजिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाइए। अपने अपने लोकसभा में, विधानसभा में आप कोविड केयर सेंटर बनाइए, लोगों को दवाइयां दीजिए और 30 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सेवा उनके लिए की। आज हमारे 7 वर्ष पूरे हुए। मेरी संस्था जो मेरे पिताजी डॉक्टर साहिब सिंह जी ने बनाई थी, राष्ट्रीय स्वाभिमान, जब ये पीक होने लगा, लोगों को ऑक्सीजन की शॉर्टेज होने लगी, तो मैंने अपनी आंखें बंद करके मन में विचार अपने पिताजी को याद किया, मोदी जी की बातों को याद किया, जेपी नड्डा जी की बातों को याद किया और मैंने कहा, मैंने ये संकल्प लिया कि मैं दुनिया में जहां पर भी मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिलेगा मैं उसको मंगवाऊंगा। और हमने 29 अप्रैल को ही 200 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आज से 1 महीना पहले हमने मंगवा लिया और 1 मई को आज से लगभग 28 दिन पहले हमने एक ही दिन में 3 कोविड सेंटर खोले और उसके बाद में लगातार हमने 9 कोविड केयर सेंटर खोले। हमने अपने मंडल अध्यक्षों को मशीन दी, हमने मेरे यहाँ पर जो ग्रामीण गांव हैं उनको हमने मशीन दी कि अगर किसी को घर में भी आवश्यकता है तो हमारे कार्यकर्ता आप उनको फोन कीजिए, वो तुरंत आपके घर में मशीन लेकर आएंगे। ऐसे समय पर जब कोई अपने घर से बाहर निकलने से डर रहा था, ऐसे समय पर जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी ऑनलाइन मीटिंग करी और हमें कहा घर से बाहर निकलिए, ये समय जनता की सेवा करने का है। अभी भी वो एक ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे तो मैंने उन्हें कहा कि आपको पता नहीं है आपकी एक मीटिंग से कितने लाखों लोगों का फायदा होता है। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा आप सैकड़ों लोगों को जब उत्साह देते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, वो और ज्यादा 10 गुना जो अपनी शक्ति से काम करने के लिए लगते हैं और जन सेवा में अपना सारा समय बिताते हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं आदरणीय जेपी नड्डा जी का कि जब मैंने उनसे आग्रह किया कि सर आज भारत सरकार को 7 वर्ष पूरे हुए और मैं 1 महीने से काम कर रहा हूं, लोगों की सेवा कर रहा हूं, मैं चाहता हूं और भी करूं, तो 7 ट्रक सामान जिसमें 4 लाख फेस शील्ड हैं जो हम पूरे दिल्ली के, ना केवल मेरी लोकसभा के बल्कि पूरी दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर को देंगे, नर्स को देंगे, वहां के स्टाफ को देंगे, उसके साथ में जो एमसीडी के कर्मचारी हैं उनको देंगे, उसके साथ में जो दिल्ली पुलिस के हमारे कर्मी हैं उनको देंगे। उसके अलावा 5000 राशन किट हैं जिसमें एक एक किट में 6 किलो चावल, दाल, तेल, मसाला है। वो हम अभी से ही, मैं सीधा गांव में जा रहा हूं, वहां पर अभी से हम उसको देना शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा 1 लाख N95 मास्क है, वो मास्क जो हम सरकारी अस्पतालों में देंगे ताकि वहां के डॉक्टरों को और अपना सुरक्षा मिले, कहीं पर भी कोई कमी होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। उसी के साथ में ऑक्सीजन कैनुला है, हमने देखा पीछे इसकी शॉर्टेज हो गई थी, ये भी हमने बाहर से मंगवाई और 5000 ऑक्सीजन कैनुला
वो भी हम हमारे सरकारी अस्पतालों में और जिन लोगों को जरूरत होगी उसको देंगे। तो मैं हमारे आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी से केवल इतना निवेदन करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। मोदी जी की सरकार देश में अच्छा काम कर रही है, उसके साथ में आप हम सभी कार्यकर्ताओं का ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहेंगे तो हम और अच्छा काम करने की हमें प्रेरणा मिलेगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा अपना मार्गदर्शन देकर आज ये सारे 60 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर और इसको दिल्ली की जनता के लिए रवाना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में जो सेवा के कार्य की दृष्टि से कार्य हो रहा है उसमें उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद पश्चिमी दिल्ली के श्री प्रवेश वर्मा जी, हमारे सचिन भसीन जी जिला के अध्यक्ष पश्चिमी दिल्ली, विजय सोलंकी जी जिला नजफगढ़, श्री अमित शर्मा जी पूर्व विधायक, अनिल शर्मा जी पूर्व विधायक, श्री संजय मयूख जी हमारे मीडिया के दृष्टि से कार्य देखने वाले हमारे साथी और यहाँ उपस्थित हमारे मित्रगण। हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष प्रधान सेवक के रूप में आज पूरे हुए हैं और हम सब लोग यह भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने देश को जो इन 7 वर्षों में मजबूती प्रदान की है वह उल्लेखनीय भी है और सच में देश को दुनिया में स्थापित करते हुए भारत के नाम को आगे बढ़ाना, इस काम को बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये कार्य संभव हो पाया है। मैं आज उनके 7 वर्ष पूरे होने पर उनको जहां बधाई देता हूं, वहीं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको लंबी उम्र मिले, वो लंबे समय भारत की इसी तरीके से सेवा करें और हर दृष्टि से भारत को आगे बढ़ाने में जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का सपना को पूरा करना तय किया है, उसमें हम सब लोग उनके साथ मिलकर के इसको साकार करें, इस कार्य को पूरा करें, ऐसा हम सब मानते हैं। मित्रों, यह संक्रमण काल है और इस संक्रमण काल में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 7 वर्ष प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक के रूप में पूरे होंगे, लेकिन इनको इस दिवस को हम सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे और सेवा ही संगठन है, इस बात को लेकर के जन जन तक जाएंगे। आपको जान करके आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी कि हमने तय किया है कि हम हमारे भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता 1 लाख गांव और बस्ती के साथ सीधा संपर्क जोड़ेंगे। आज प्रवेश वर्मा जी भी अपनी पश्चिमी दिल्ली के कंस्टिट्यूएंसी में जाकर के सीधा संपर्क जोड़ेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे इस संक्रमण काल में। और उसी तरीके से हम लोगों ने तय किया है कि हम लगभग इसी काम को पूरा करते हुए 50,000 यूनिट्स ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम 3 दिनों के अंदर 28, 29, 30 इन 3 दिनों के अंदर 50 लाख यूनिट्स ब्लड डोनेट करके समाज के इस संक्रमण काल में अपना योगदान करेंगे। मित्रों, सेवा ही संगठन की जब मैं बात करता हूं तो मुझे आपको बताते हुए हर्ष भी होता है और आपके सामने रिकॉर्ड्स को मैं स्ट्रेट भी रखना चाहता हूं। आज देश में लगभग हम लोगों ने सेवा ही संगठन पार्ट 2 के तहत 1951 ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं। उसी तरीके से कोविड को डेडिकेटेड 4,000 हेल्पलाइन सेंटर्स चलाए हैं और उसी तरीके से 1 करोड़ फेस मास्क बांटा जा चुका है। लगभग 30 लाख फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और 17 लाख फूड किट्स यह भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और इसके साथ साथ
ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, अन्य कार्य इसके तहत चल रहे हैं, सेवा कार्य के। और उसी में आज प्रवेश वर्मा जी ने भी अपने आप को जोड़ा है और वह भी इन सारी चीज़ों को, फेस शील्ड के साथ साथ मास्क, सैनिटाइज़र और राशन, ये सब चीज़ों को पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। दिल्ली में पिछले 1 महीने के अंदर 3,85,000 फेस मास्क बांटे जा चुके हैं, 1,70,000 फूड पैकेट्स बांटे जा चुके हैं और इसी तरीके से 3,68,000 राशन किट्स बांटे जा चुके हैं और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में लगभग 55,000 कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हुए हैं। आज उसी तरीके से हमारे मित्रों ने हमारे प्रवेश जी ने 5,000 राशन किट्स 6 kg का ईच ये आज देने का निर्णय किया है। उसी तरीके से 1 लाख 5 लेयर N5 मास्क ये भी देने का तय किया है, 4 लाख फेस शील्ड ये भी देने का तय किया है और 5,000 ऑक्सीजन कैनुला भी देने का तय किया है। आज 1 लाख गांव में जब सब लोग काम करेंगे तो प्रवेश वर्मा जी भी पश्चिमी दिल्ली में इन सब चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जो इस ट्रक्स में रखा है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मित्रों, आज गांव-गांव में हमारे कार्यकर्ता इस तरीके से लगे हुए हैं। मैं इस कार्य के लिए प्रवेश वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्य को आगे लिया है और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के नाते पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्र के लोगों को इस संक्रमण काल में सेवा ही संगठन के नाम से जोड़ते हुए काम कर रहे हैं। मित्रों, यहां एक बात और भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां हम सब लोग साधना में जुड़े हुए हैं, वहीं कुछ लोग बाधा पहुंचाने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सभी कार्यकर्ताओं को निवेदन करना चाहता हूं, हम साधक हैं, वो बाधक हैं। हम साधना करते रहेंगे और इन बाधाओं को पार करते रहेंगे और लोगों के बीच जाकर के सही तरीके से उनकी सेवा करेंगे। ये प्रेरणा लेकर के हम प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेकर के इस काम में जुटे हैं। मैं आज के दिन कोई राजनीति करूं, ये अच्छा नहीं है। हम सेवा कार्य में जुटे हैं। लेकिन कौन लोग हैं जिन्होंने भारत के मोराल को गिराने का काम किया? कौन लोग हैं जिन्होंने कोरोना के बारे में हमेशा गैर जिम्मेदाराना बयान दिए? कभी कहा लॉकडाउन क्यों लगाया, जब उठाया तो लॉकडाउन क्यों उठाया, फिर कहा कि ये दवाई कैसी है, इसकी जरूरत क्या है। वैक्सीन बनाने का जब निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया और देश के उद्यमियों को प्रेरित किया, रिसर्च साइंटिस्ट को प्रेरित किया, तो उस समय भारत के मोराल को गिराने का काम कुछ लोगों ने किया, कुछ राजनीतिक दलों ने किया। ये हम सबको मालूम है। ये वैक्सीन का ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका 3rd ट्रायल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम हो रहा है। आज जो लोग वैक्सीन 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 चिल्लाते हैं, यही लोग का अपना ही आत्मविश्वास नहीं था कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में कभी एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाएगा और बना करके भारत की जनता को देगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। आज वैक्सीन उपलब्ध है, लोगों को लगाया जा रहा है और इसके लिए व्यवस्था की जा रही है, एक रोड मैप बनाया जा रहा है। आने वाले समय में हमारी कंपनीज आगे बढ़ करके इसमें हिस्सा ले रही हैं। सब लोगों को इजाज़त दी है, लगभग 19 कंपनियों को आगे चल करके इजाज़त दी जाएगी। सभी लोग इस वैक्सीन को, अब उनको इजाज़त दी जा रही है, वो सब लोग मिल करके वैक्सीन बनाएंगे और बना रहे हैं। उसका रोड मैप बहुत अच्छे तरीके से नीति आयोग के वक्तव्य में रखा गया है। मित्रों, ये संक्रमण काल है, हम साधना में लगे हुए हैं। हम साधक हैं, वो बाधक हैं, लेकिन हमारी साधना से हम डिगने वाले नहीं हैं। हम सेवा में जुटे रहेंगे। इस संक्रमण काल को भी हम पार पाएंगे, लोगों की सेवा करते हुए पाएंगे, ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। हाँ, विपत्ति काल आई, हमारे बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है। वो तकलीफ हम सब की तकलीफ है, सारे समाज की तकलीफ है। उस तकलीफ से हम सब लोग अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन जिस नियत और जिस ताकत के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को आगे बढ़ाने का और इस संक्रमण से लड़ने का निश्चय किया है, निश्चित रूप से हमें सफलता भी मिलेगी और हम पूरी ताकत से इसे लड़ेंगे। आज के दिन हम संगठन में इसको सेवा ही संगठन
के रूप में मना रहे हैं। मैं प्रवेश वर्मा जी को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है, अपने इलाके की चिंता की है और इतने बड़े पैमाने में सेवा कार्य चल रहा है। मुझे जब मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे दिखता है कि कितना फ़र्क है। आज हमारे कार्यकर्ता गली मोहल्ले में जा कर के, सेवा बस्तियों में जा कर के काम कर रहे हैं। दूसरी ओर सारी राजनीतिक दल या तो होम क्वारंटाइन हो गई हैं या आइसोलेशन में चली गई हैं, कहीं दिखती नहीं है। सिर्फ ट्विटर पर, सिर्फ कहीं टीवी पर, यही उनका लक्ष्य रह गया है। मित्रों, घबराने की जरूरत नहीं है। पूरी ताकत से हम संक्रमण काल में, विपत्ति काल में अपनी जनता के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने समाज की सेवा में जुटे रहेंगे। यही हमारा काम है। हमारे करोड़ों कार्यकर्ता अपनी जान की बिना चिंता किए हुए इस सेवा कार्य में लगे हैं। मैं उनको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संक्रमण काल में पूरी ताकत से आपके बताए रास्ते पर चल करके इस महामारी में अपना सेवा के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने में अपना योगदान करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त नई दिल्ली से देख रहे हैं, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत दिल्ली से 7 ट्रक सामग्री को, जो ट्रक हैं उनको रवाना कर रहे हैं, झंडा दिखा रहे हैं। और ऐसे में ये पार्टी के स्तर पर एक बृहद स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, क्योंकि मोदी सरकार को केंद्र की सत्ता में आए 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। पहले कार्यकाल के 5 वर्ष और दूसरे कार्यकाल की अगर बात की जाए तो ये 2 साल पूरे हुए हैं। तो ऐसे में 5 और 2 7 साल का वक्त होने पर और इस वक्त कोरोना की इस पूरी समस्या के तहत अपने आप में ये लगातार एक कोशिश की जा रही है पार्टी के स्तर पर। हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शैलेंद्र, निश्चित तौर पे देश को एकजुट रखने के लिए और इस विषम परिस्थिति में बीजेपी की ओर से एक बड़े अभियान की शुरुआत आज। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है आरेंद्र जी। हम जानते हैं कि कोरोना काल से ही बीजेपी सेवा ही संगठन के तहत तमाम राहत कार्य कर रही है और करोड़ों की संख्या में मास्क बांटे गए थे जब पहली वेव के समय और राहत सामग्री पहुंचाई गई थी। दूसरे चरण की जो एक तरह से शुरुआत हुई थी कुछ दिन पहले, उसकी एक औपचारिक तौर पर आज उसको आगे बढ़ाने के लिए आज हम जानते हैं कि जब 7 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता है, उनको एक संदेश दिया है कि 1 लाख गांव में वो पे जुड़े। और हम जानते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप भी बड़े स्तर पर लगाए गए हैं। इससे 50,000 तमाम लोग एक तरह से। शैलेंद्र, आपकी आवाज बहुत बेहतरी से हम तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र आप ये कह रहे हैं वो अपने आप में हमको तस्वीरों में साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर देश में किस प्रकार से लोगों की मदद की जा सके, लोगों को इस मुश्किल घड़ी में सहयोग किया जा सके और पार्टी के स्तर पर बड़े स्तर पर ये काम किया जा रहा है। ऐसे में ट्रकों के माध्यम से तमाम जो सहयोग की सामग्री है उसको रवाना करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सेवा ही संगठन कार्यक्रम जो कि दिल्ली से इसमें भी शामिल हुए और प्रवेश वर्मा जो कि सांसद हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद। और निश्चित तौर से मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने के मौके पर यह कोशिश की गई है सरकार पार्टी के माध्यम से किस तरीके से देश के साथ में जुड़ा जाए और सेवा के साथ में, संगठन के स्तर पर सेवा के साथ में लोगों को मदद की जा सके। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इस लिहाज से जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं उनका आह्वान भी किया जेपी नड्डा ने और साफ तौर पर उनसे कहा कि आप आगे आइए और ऐसे में जब देश को लोगों की ज़रूरत है, देश को लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, तो बीजेपी एक पार्टी के तौर पे, संगठन के तौर पे कैसे समाज और देश की मदद कर सकती है, उस दिशा में हमें आगे आकर काम करने की ज़रूरत, तब जबकि कोरोना के संकट को भी बड़ी एक चुनौती के तौर पर सामने देखा जा रहा। तो इस कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अब से कुछ देर पहले इस तस्वीरों के तहत हमने देखा कि जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया था और अपनी बात सामने रखी थी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। कोविड-19 की दूसरी लहर में महामारी ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी पैर पसार लिए हैं।
और अब ग्रामीण इससे निपटने के लिए तमाम तरीके के तौर तरीके खोज रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के हिवारे बाजार, जो न केवल राज्य में बल्कि देश में एक आदर्श गांव के रूप में जाना जाता है। पिछले 1.5 महीने में कोरोना से संक्रमित ये गांव एक बार फिर अपनी प्रभावी योजना के चलते शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव वालों की सूझबूझ और सकारात्मक प्रयासों से यह कोविड मुक्त हो गया है। इस सफलता के सूत्रधार आदर्श गांव समिति के प्रदेश अध्यक्ष पोपटराव पवार हैं, जो स्वयं पोस्ट ग्रेजुएट हैं और पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव है हिवरे बाजार। इसकी आबादी महज 1600 लोगों की है। यूं तो हिवरे बाजार ने कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जिसकी चर्चा दुनिया भर में है। पुणे से करीब 115 किलोमीटर दूर इस गांव ने खुद को कोरोना फ्री कर दिया है और इसका श्रेय जाता है यहाँ के सरपंच पोपटराव पवार को, जिन्होंने कोरोना को हराने के लिए जिस तरकीब का इस्तेमाल किया उसे पोपटराव मॉडल के नाम से जाना जाने लगा है। साधारण कोविड उचित व्यवहार का पालन करके हिवरे बाजार ने प्रदर्शित किया है कि कैसे महामारी की इस श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। इसके लिए ग्रामीणों ने इस महामारी से व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ग्राम सुरक्षा समिति और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों की 4 टीमों का गठन किया। टीम ने 2 दिन के अंदर गांव के सभी परिवारों का सर्वे किया। ग्राम पंचायत ने सभी ग्रामीणों के शरीर के तापमान और ऑक्सीजन लेवल की अनिवार्य रूप से जांच करने का निर्णय लिया। जिन लोगों को कोविड-19 होने का संदेह था, उन्हें तेजी से पहचान के लिए गांव में ही एनजीओ प्रशिक्षण केंद्र में छोड़ दिया गया। 100 से अधिक ग्रामीणों में लक्षण दिखने पर एंटीजन परीक्षण किया गया, जिनमें से 32 का परीक्षण सकारात्मक यानी पॉजिटिव था। कुछ को वेंटिलेटर सपोर्ट पर भेजना पड़ा तो कुछ को ऑक्सीजन पर। संक्रमण रोकने के लिए प्रवासी कृषि श्रमिकों को खेतों में अलग कर दिया गया। हिवरे बाजार ग्राम पंचायत ने केंद्र और राज्य द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करने के साथ ही अपनी विशेष आचार संहिता तैयार की और नतीजा ये कि ग्रामीण कोविड के उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करते हैं। इसके लिए पद्मश्री पोपटराव पवार ने व्यक्तिगत रूप से हर सुबह और शाम कम से कम 25 परिवारों के साथ बातचीत की और देखिए 17 मई तक ये गांव 100% कोरोना मुक्त हो गया। एग्रीकल्चर में जो काम करने वाले 300-400 मजदूर बाहर से आते, उनको वहीं पर हमने क्वारंटाइन कर दिया और हिवरे बाजार आज में 25 तक झोरों पे आ गया और यही मॉडल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अडॉप्ट किया। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट और पूरे महाराष्ट्र में हिवरे बाजार का कोरोना फ्री विलेज का मॉडल आज काफी सक्सेसफुली हुआ। ये एक मिसाल है कि यदि नागरिक ठान लें तो कोरोना महामारी जैसे संचारी रोगों का मुकाबला भी आसानी से हो सकता है। यदि नागरिक स्वेच्छा से और सक्रिय रूप से इसका पालन करें तो किसी भी संचारी रोग को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ये पहली बार नहीं है जब पोपटराव पवार ने गांव के लाभ के लिए अपने दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। उन्हें जल संचयन, जल संरक्षण और सूखे की आशंका वाले क्षेत्र को हरे भरे गांव में बदलने के अपने काम के लिए भी व्यापक रूप से पहचाना जाता है। लेकिन उनका हिवरे बाजार मॉडल पूरे देश में अनुकरण के योग्य है। अहमदनगर से संजय कुमार पाठक और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।
your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5